नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्मसम्मान। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने सामाजिक तिरस्कार, पारिवारिक प्रताड़ना और अंधविश्वास की आग में झुलसते हुए भी अपने आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। निशा, जो एक पत्नी और बहू के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा रही थी, अचानक मनहूस जैसे घिनौने आरोपों का सामना करती है, सिर्फ इसलिए कि उसका पति बीमार हो गया। यह कथा उन अंधविश्वासों पर तीखा प्रहार है जो आज भी हमारे समाज में औरतों को हर असफलता पर, हर दुर्भाग्य का कारण मानते हैं। लेकिन निशा की कहानी यही नहीं रुकती। जब अपनों ने उसे ठुकरा दिया, तब उसने अपने आप को गले लगाया। एक सिंगल मदर बनकर उसने हर दर्द को हौसले में बदला और अपने बेटे के लिए संघर्ष करते हुए खुद को एक आत्मनिर्भर और सम्मानित स्त्री के रूप में स्थापित किया। यह कहानी उस माँ की है जिसने अपने बच्चों को सिर्फ जन्म नहीं दिया, बल्कि उसे जीवन की असली परिभाषा सिखाई। वहीं दूसरी ओर यह कथा उस पुरुष निशांत के पश्चाताप की भी है, जिसे सच्चाई बहुत देर से समझ आई, जब सब कुछ पीछे छूट चुका था। माँ बेटे का संबंध इस कहानी का सबसे उज्जवल पक्ष है, जो दिखाता है कि साथ और समर्पण का रिश्ता खून से नहीं बनता, विश्वास से बनता है। शहनाइयों की गूंज अब भी निशा के कानों में मधुर संगीत बनकर गूंज रही थी। हल्दी की हल्की सी खुशबू, हाथों की मेहंदी की लाली और लाल जोड़े में लिपटी अपनी तस्वीर जब उसने मोबाइल स्क्रीन पर देखी, तो एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर बिखर गई। अभी 2 दिन ही तो हुए थे शादी को। हर चीज जैसे किसी सुंदर सपने का हिस्सा लग रही थी। निशा 25 वर्ष की, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और सौंदर्य की मिसाल थी। उसके भीतर एक सादगी थी जो हर किसी को आकर्षित कर जाती थी। जब उसकी शादी निशांत से तय हुई, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। निशांत भी स्मार्ट, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ युवक था। एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। निशा ने जब पहली बार उससे बात की थी, तो उसकी आवाज में आत्मीयता और आंखों में सच्चाई देखी थी। शादी की रात जब उसने अपने नए घर की दहलीज पर पहला कदम रखा, तो उसके दिल में हजारों सपनों की कोपलें फूट पड़ी थी। एक नया परिवार, एक नया जीवन और सबसे बढ़कर उसका जीवन साथी, जिसके साथ वो हर सुबह और हर रात साझा करने वाली थी। निशांत का कमरा फूलों से सजा हुआ था और खिड़की से आती चांदनी जैसे उनकी नई जिंदगी पर आशीर्वाद की चादर बिछा रही थी। जब निशांत ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा था, तो निशा की आंखों में नमी थी, लेकिन वो नमी दर्द की नहीं, बल्कि पूर्णता की थी। उन 2 दिनों में निशा ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। नई रसोई में पहली बार चाय बनाते वक्त उसका हाथ कांप रहा था, पर जब निशांत ने वही चाय पीकर मुस्कुराते हुए कहा था, इससे अच्छी चाय तो किसी कैफे में भी नहीं मिलती, तो निशा के होठों पर पहली बार एक सुकून भरी हंसी आ गई थी। रात को जब वो अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी में लिख रही थी, तो उसकी कलम खुद ब खुद बहने लगी। अब ये मेरा घर है, मेरा संसार है। निशांत मेरे जीवन का साथी नहीं, मेरी रूह का हिस्सा लगता है। हम साथ में बहुत कुछ बनाएंगे, एक घर जिसमें प्यार की दीवारें होंगी, विश्वास की छत होगी और सपनों के दरवाजे। मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली स्त्री हूँ। उस रात निशा ने आंखें मूंदते हुए केवल एक दुआ मांगी थी, हे भगवान, ये सुख हमेशा बना रहे, मेरा सुहाग यूं ही सजीव रहे। लेकिन किसे पता था कि यही दुआ कुछ ही दिनों में एक कसौटी बन जाएगी, क्योंकि सपने जब टूटते हैं तो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से भी रिश्ते हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। निशा ने चाय का कप निशांत के पास रखते हुए कहा, उठिए ना, आज आपके लिए पराठे में अपने हाथ से बनाए हैं। निशांत मुस्कुराकर उठने ही वाला था कि उसके माथे पर बल पड़ गए। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। सिर बहुत जोर से दुख रहा था। उसकी आवाज धीमी और थरथराती हुई थी। निशा घबरा गई। 2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक ये दर्द। आप लेट जाइए, मैं कुछ करती हूँ, कहकर उसने उसके माथे पर ठंडा पानी रखा, लेकिन दर्द और बढ़ता गया। कुछ ही देर में निशांत बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। निशा के हाथ से सब कुछ छूट गया। आनन फानन में निशांत को अस्पताल ले जाया गया।
एकदम सन्नाटा फैल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इमरजेंसी में तुरंत चेकअप शुरू कर दिया। निशा की सांसें जैसे अटक गई थी। सास और घर के अन्य लोग अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन उस पल सिर्फ निशा की आंखों में ही वो घबराहट थी जो एक नई दुल्हन अपने पति के लिए महसूस करती है। डॉक्टर, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, फिलहाल दवा देकर भेज रहे हैं, लेकिन MRI करानी पड़ेगी। ये सिर्फ साधारण सिरदर्द नहीं लगता। निशा की आंखें भर आई। उसका सुहाग, जिसे उसने इतने प्रेम से अपनाया था, अब उस पर कोई अनजानी छाया मंडरा रही थी। 2 दिन बीते भी नहीं थे कि फिर वही सिरदर्द, इस बार और भी ज्यादा तीव्र। निशांत की चीखें निशा के दिल को चीर रही थी। अस्पताल में किए गए सभी टेस्टों के बाद डॉक्टर की बातों ने मानो जमीन खिसका दी। ब्रेन ट्यूमर है, अभी शुरुआती स्टेज है, लेकिन गंभीर है, इलाज लंबा चलेगा। निशा की सांसें जैसे थम गई। वो कुर्सी पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे, लेकिन वो रोई नहीं, कमजोरी से नहीं टूटी, बल्कि अगले ही पल उठकर डॉक्टर से सवाल करने लगी। इलाज कहाँ से शुरू होगा, कौन सी दवा, हमें क्या करना है? उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, एक दृढ़ निश्चय था। मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। रात को अस्पताल के बिस्तर पर निशांत लेटा था, थका हुआ, बुझा हुआ। निशा उसके पास बैठी थी, माथे पर हाथ रखे, आंखों में नींद नहीं, बस चिंता। मुझसे शादी करके तुम फंस गई हो ना? निशांत की टूटी हुई आवाज सुनकर निशा ने उसकी हथेली कसकर पकड़ी। शादी किसी मेले की मस्ती नहीं होती, ये तो वो रिश्ता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में, तुमसे अलग कोई जीवन सोच भी नहीं सकती। निशांत ने पहली बार उसकी ओर देखा। आंखों में एक शर्म, एक प्रेम और एक आभार था, लेकिन किसे पता था, निशा ने सोचा था कि ये मुश्किल बस एक दौर है, वो ठीक हो जाएगा, उनका जीवन फिर उसी रफ्तार से चलेगा। लेकिन किसे पता था कि ये सिर्फ बीमारी नहीं, उस प्यार की परीक्षा की शुरुआत थी, जो बहुत जल्द अंधविश्वास और संदेह की जंजीरों में जकड़ दी जाएगी। अस्पताल की लंबी कॉरिडोर में एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। बाहर बेंच पर बैठी निशा के हाथों में पूजा की माला थी और होठों पर लगातार बुदबुदाती प्रार्थना, हे भगवान, मेरे निशांत को कुछ मत होने देना, उसकी हर पीड़ा मुझे दे दो, लेकिन वो ठीक हो जाए। उसने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन कान हर आहट पर लगे थे। डॉक्टर की ओर बढ़ते हर कदम से उसकी धड़कन तेज हो जाती थी। हर रिपोर्ट आने तक उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर बन जाता था। लेकिन जब भी वो आंखें खोलती, एक जोड़ी निगाहें उसे घूर रही होती, उसकी सास की आंखें। सास ने अब निशा पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। शादी के 2 दिन बाद ही मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ गया, इससे पहले तो बिल्कुल ठीक था। इस औरत के कदम घर में पड़े और बेटा बर्बाद हो गया। निशा को यह सब किसी तीर की तरह चुप रहे थे। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैंने भी तो सब कुछ छोड़कर इस घर को अपनाया है। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सास ने मुंह फेर लिया। बस कर, बहुत दिखावा हो गया। जिस औरत का साया ही अशुभ हो, उससे क्या उम्मीद करनी। समाज की जहर बुझी बातें सुनाई देने लगी। कोई चुपचाप निशा की नजर उतारने की बात करती, कोई नींबू मिर्च लटकाने की सलाह देती। जन्म कुंडली तो मिलाई थी ना, हो ना हो इस लड़की की कुंडली में ही दोष है। निशा जैसे हर दृष्टि से घिरी हुई थी, एक निर्जीव हिरनी की तरह जिसे शिकारी चारों तरफ से घूर रहे हो। तीसरे दिन शाम को अचानक सास ने फोन कर निशा की माँ और भाई को बुला लिया। निशा कुछ समझ ही नहीं पाई। आपने बुलाया? माँ ने कांपते स्वर में पूछा, तो सास ने कठोर स्वर में कहा, आपकी बेटी हमारे घर के लिए मनुष्य है। हमारे बेटे को उसकी वजह से ये रोग लगा है, हम अब उसे और नहीं रख सकते। क्या? पर अभी तो शादी, अभी तो इलाज चल रहा है। निशा की माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। भाई बीच में बोल पड़ा, बिन बात इल्जाम मत लगाइए मौसी जी, बीमारी किसी को भी हो सकती है। लेकिन सास का फैसला पत्थर की लकीर था। तुम लोग अपने घर ले जाओ इसे, जब तक ये रहेगी मेरा बेटा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। जब निशा ने
अपने कमरे में जाकर अपना छोटा सा बैग पैक किया तो उसकी हर चीज में एक सपना बिखरा पड़ा था। वो लाल जोड़ा जो उसने सहेज कर रखा था, वो चूड़ियां जो निशांत ने पहनाई थी, और वो डायरी जिसमें उसने लिखा था, मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली स्त्री हूँ। वो पल उसकी आत्मा को तोड़ रहा था। उसने बस इतना कहा, माँ चलिए। वो सड़क जो उसके ससुराल से मायके की ओर जा रही थी, उस पर उसका हर कदम भारी था, लेकिन उससे भी भारी था वो इल्जाम, मनहूस। उस दिन पहली बार निशा ने महसूस किया कि सिर्फ प्यार और सच्चाई काफी नहीं होती। जब समाज अपनी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध लेता है। टैक्सी शहर की चहल पहल से दूर उस गली की ओर बढ़ रही थी जहां कभी निशा के बचपन की हंसी गूंजती थी, लेकिन आज न वह हंसी थी, न कोई उमंग, सिर्फ एक चुप्पी जो उसकी सांसों में भर गई थी। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन आंसू अब रुक चुके थे, जैसे रो रो कर सूख चुका हो सब कुछ। मायके का दरवाजा खुला और निशा की माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटी, मेरी बच्ची। उनकी आवाज भर्राई हुई थी और कांपते हाथों से उन्होंने निशा के सिर को छुआ, पर निशा चुप रही। उसने कोई शिकवा नहीं किया, ना कोई सवाल पूछा, बस खड़ी रही, टूटी हुई लेकिन बोलचाल से बिल्कुल शांत। माँ निशा को उसके पुराने कमरे में ले गई। वही कोना, वही दीवारें, पर इस बार कोई तस्वीर, कोई याद सुकून नहीं दे रही थी। माँ ने धीरे से पूछा, कुछ खाएगी? निशा ने सिर हिला दिया, नहीं। माँ का दिल रो पड़ा। वो जानती थी बेटी भूखी नहीं है, बल्कि उस दर्द से भरी है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शाम तक पड़ोस की कुछ औरतें आई। किसी ने सहानुभूति जताई, किसी ने सवाल पूछा, किसी ने फुसफुसाकर कहा, लड़की की किस्मत ही खराब थी। माँ ने पर्दा खींच दिया और दरवाजा बंद कर लिया। रात को खाना खाते वक्त निशा का छोटा भाई दीपक चुपचाप उसके पास बैठा। दीदी, मैं जानता हूँ ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन हम मजबूर हैं। निशा ने उसकी ओर देखा। भाई की आंखों में भी आंसू थे। वो जानती थी कि उसका भाई उसका दर्द समझता है, लेकिन वो भी इस समाज की सीमाओं से बंधा था। तुम फिक्र मत करो दीपक, मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ, फिर कहीं चली जाऊंगी। ये शब्द उसके मुंह से निकले, लेकिन दिल में एक गूंज सी रह गई। मैं अब किसी की जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती। रात को बिस्तर पर लेटते हुए निशा ने खिड़की से झांका। चांद पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। उसने आंखें बंद की और खुद से पूछा, मैंने क्या गलती की थी? प्यार किया, सेवा की, फिर क्यों सबने मुझे दोषी ठहरा दिया? डायरी उठाई, पर कलम नहीं चली। आज शब्दों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। माँ ने रात में कमरे में झांक कर देखा। निशा सोई नहीं थी। वो पास आकर सिर सहलाने लगी। तो बहुत बहादुर है बिटिया, लेकिन क्या करें, समाज की बातें, घर की इज्जत। निशा ने धीरे से कहा, माँ, इज्जत क्या सिर्फ बहू के सिर पर होती है? कभी किसी बेटे से पूछा कि उसकी जिम्मेदारी क्या थी? माँ चुप हो गई। उस पल एक औरत ने दूसरी औरत को सिर्फ सहारा नहीं दिया, बल्कि उस दर्द को छू लिया जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। निशा जानती थी अब उसकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी उसने सोची थी। अब कोई सिंदूर नहीं, कोई बिंदी नहीं, सिर्फ एक सवाल साथ था, क्या मैं अब किसी की नहीं रही? पर उस रात उसने एक फैसला लिया, अगर दुनिया मुझे छोड़ सकती है तो मैं खुद को क्यों नहीं थाम सकती? सावन के महीने की एक उमस भरी दोपहर थी। निशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी नजरें खिड़की से बाहर धूप में चमकती सोनी गली को निहार रही थी। अचानक एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। सिर भारी हो रहा था, पेट में ऐंठन सी महसूस हो रही थी। माँ उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। रिपोर्ट आई तो सबके चेहरे बदल गए। आप गर्भवती हैं, 2.5 महीने का समय हो गया है। डॉक्टर की बात सुनकर निशा का गला सूख गया। वो एकटक माँ की तरफ देखने लगी। माँ की आंखों में आश्चर्य और चिंता दोनों थी। भाई की भौहें चढ़ गई और भाभी का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। रात को जब परिवार एकत्र बैठा तो भाभी की आवाज सबसे पहले गूंजी, दीदी का खर्चा तो हम सब मिलकर उठा भी लेते,
अब ऊपर से बच्चा, कैसे चलेगा सब। भाई दीपक ने धीमी आवाज में कहा, मम्मी, नौकरी तो मेरी एक ही है, ऊपर से किराया, घर का खर्च, अब ये सब। निशा सुन रही थी, हर शब्द, हर वाक्य। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही थी। वो चुप रही, लेकिन उस चुप्पी में एक और स्त्री मर गई, एक बहन, एक बेटी, और अब एक माँ बनने जा रही स्त्री, जिसे समाज ने केवल एक बोझ समझा। रात के अंधेरे में जब सब सो गए, निशा ने अपने पीठ पर हाथ रखा। एक हल्की सी हरकत हुई, उसके होठों पर पहली बार मुस्कान आई। तू है मेरे साथ, अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। उस रात निशा ने तय किया, अब वो किसी सहारे की उम्मीद नहीं करेगी, अब वो खुद एक सहारा बनेगी अपने बच्चे के लिए। अगले दिन सुबह की चाय के बाद निशा ने पहली बार फिर से अपना रिज्यूमे निकाला। कॉलेज की डिग्री, इंटर्नशिप का अनुभव, सब देखा। उसने शहर के हर कोने में मौजूद छोटे बड़े दफ्तरों के पते लिख लिए। कई जगह ऑनलाइन अप्लाई किया, कई जगह खुद चलकर इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार एक ही जवाब, आप प्रेग्नेंट हैं, सॉरी मैम, हम रिस्क नहीं ले सकते। एक ऑफिस में तो साफ कह दिया, आपको जरूरत पैसे की है, हमें किसी पर दया नहीं चाहिए। निशा ने बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर दिया। 3 महीने बीत गए, पेट का उभार साफ दिखने लगा था। मायके का माहौल और भी बोझिल हो चुका था। एक दिन जब भाभी ने दाल में नमक ज्यादा होने की बात पर ताना मार दिया, तो निशा ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, मैं पराया पूज नहीं, मैं अपनी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद संभाल सकती हूँ। अगले दिन उसने पास के ही एक स्कूल में आवेदन दिया। कंप्यूटर लैब असिस्टेंट की पोस्ट थी। इंटरव्यू हुआ और स्कूल की प्रिंसिपल एक संवेदनशील महिला थी। उन्होंने निशा से कहा, शिक्षा सिर्फ किताब में नहीं, इंसान की इच्छा शक्ति से भी मिलती है, आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। 3 महीने बाद जब निशा ने पहली बार अपना वेतन हाथ में लिया, तो उसका चेहरा चांद की तरह दमक रहा था। उसने माँ के हाथ में कुछ पैसे रखे और कहा, अब मैं अपने लिए भी और अपने आने वाले बच्चे के लिए भी खुद खड़ी हूँ। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में भी वो रोज स्कूल जाती रही, और एक दिन अस्पताल में जब बेटे का जन्म हुआ, तो निशा ने उसे गोद में उठाकर कान में धीरे से कहा, तेरे लिए ही जिया, तेरे लिए ही लड़ूंगी, और तुझे कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। बरसों पहले जिस निशा ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हूँ, आज वही निशा उस डायरी को बंद कर एक नए संकल्प के साथ जीवन की नई किताब लिखने जा रही थी। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, कुछ दस्तावेज और एक छोटा सा बच्चा। उसकी झोली में अब कोई रिश्ता नहीं था जो उसे संभाले, लेकिन उसकी गोद में वो रिश्ता था जिसने उसे बिखरने नहीं दिया। बड़े भाई का शहर से ट्रांसफर हुआ और निशा भी उनके साथ चली आई। एक नई शहर, नई माहौल में बेटी की गोद में लिए जब वो किराए के मकान की पहली सीढ़ियां चढ़ी, तो हर कदम पर एक ही बात मन में गूंज रही थी, अब मैं पीछे नहीं देखूंगी। रिज्यूमे की फिर से धूल झाड़ी। शहर बड़ा था और उम्मीदें भी। हर दिन बेटे को गोद में उठाकर वो किसी न किसी ऑफिस जाती, आईटी कंपनियों, स्कूलों, एनजीओ, कॉल सेंटर, जहां कोई उम्मीद दिखती वहीं दस्तक देती। कई जगह सिर्फ उसके शादीशुदा और बच्चे वाली स्थिति को देखकर रिजेक्ट कर दिया गया। आप सिंगल मदर हैं, आपको टेंशन बहुत होगी, हम रिलायबल कैंडिडेट चाहते हैं। हर ना उसके भीतर चुभती जरूर थी, लेकिन अब वो चुप रहने वाली नहीं थी। उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब उसकी हार किसी अकेली औरत की नहीं, एक माँ की हार होती, और माँ कभी हार नहीं मानती। एक दिन एक लोकल आईटी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई। उसकी साफ और प्रभावशाली हिंदी अंग्रेजी, टेक्निकल बेसिक्स की समझ और ईमानदार स्वभाव ने वहां के मैनेजर को प्रभावित कर दिया। मैनेजर, एक उम्र दराज और व्यवहार कुशल महिला, कुछ देर शांत रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आप में कुछ खास है निशा, जिंदगी ने आपको तोड़ा है, लेकिन आपने खुद को फिर जोड़ा है। हमारी कंपनी को ऐसे ही लोग चाहिए जो सिर्फ काम नहीं, जज्बा लाते हैं। आप कल से ज्वाइन करें। उस दिन निशा पहली बार बिना आंसुओं के रोई थी।
खुशी से, गर्व से, उम्मीद से। माँ बनने से पहले इंसान बनना जरूरी था। निशा ने बेटे के लिए एक छोटी सी डे केयर में जगह देखी और हर दिन ऑफिस के बाद उसका हाथ थामकर घर लौटती। बेटे की मुस्कुराहट में उसे दुनिया की सबसे बड़ी जीत महसूस होती। रात को बेटे को सीने से लगाकर वो अक्सर कहती, बेटा, तेरा पिता तुझे नाम नहीं दे सका, पर तेरी माँ तुझे पहचान जरूर दिलाएगी। भाई भाभी की चिंता अब कम थी, क्योंकि निशा अब खुद का खर्च चलाने लगी थी। घर की चीजों में उसका हिस्सा जुड़ने लगा था और रिश्तों में धीरे धीरे उसका सम्मान भी। कंपनी में निशा को 3 महीने बाद बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला। मैनेजर ने स्टेज पर बुलाकर कहा, निशा की कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी सबसे मजबूत स्त्रियां वे होती हैं जिन्हें दुनिया ने सबसे कमजोर समझा होता है। वहां बैठे दर्शकों में से कुछ ने तालियां बजाई, कुछ की आंखें नम हो गई, पर निशा की आंखें सिर्फ एक ही चेहरे को खोज रही थी। वो छोटा सा बच्चा जो ऑफिस के बाहर क्रैच में खेल रहा था। उसकी असली जीत वही था। निशा को शहर की एक छोटी लेकिन प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में नौकरी मिल चुकी थी। कंटेंट टीम में क्लाइंट कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के पद पर। पहले दिन जब उसने कुर्सी पर बैठकर अपना नाम सिस्टम में लॉगिन किया, निशा एस, तो उसे लगा जैसे ये कोई नाम नहीं बल्कि उसका नई जिंदगी का पासवर्ड हो। टीम के लोग अच्छे थे, मैनेजर सख्त पर न्यायप्रिय। निशा को काम का बोझ ज्यादा लगता, लेकिन उसे आदत थी। भावनाओं का बोझ उठाते उठाते अब कंधे मजबूत हो गए थे। पहली तनख्वाह बैंक में आते ही उसने मोबाइल खोला और बेटी की स्कूल फीस, किराए, बिजली बिल और एक छोटे से टिफिन कैरियर के पैसे ट्रांसफर किए। बाकी बचे कुछ रुपयों से उसने अपने लिए एक जोड़ी नई चप्पल खरीदी। पुरानी अब घिस चुकी थी, जैसे पुराने रिश्ते जो रास्तों में साथ तो चले लेकिन अब छूट चुके थे। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए बेटे ने पूछा, मम्मा, क्या पापा वापस आएंगे? निशा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, हमें किसी के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए बेटा। जो अपने होते हैं वो कभी जाते ही नहीं। बेटा मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया। उस छोटी सी स्पर्श में निशा को एक दुनिया मिल गई। नया शहर, पर अब डर नहीं था। अब निशा सुबह खुद को आईने में देखती तो उसके होठों पर मुस्कुराहट होती और आंखों में संघर्ष का गर्व। अब वो ऑफिस की मीटिंग रूम में पूरे आत्मविश्वास से बोलती, डेडलाइन पर रिपोर्ट पूरी करती और हर शाम बेटे के साथ पार्क में बैठकर जिंदगी के नए अध्याय के सपने देखती। एक दिन ऑफिस में एक महिला सहकर्मी ने पूछा, तुम्हारा सरनेम एस क्या है? शादीशुदा हो क्या? निशा मुस्कुराई और कहा, मैं एक माँ हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। अब निशा अकेली थी, लेकिन टूटी नहीं थी। एक दिन ऑफिस के मैनेजर ने कहा, निशा, मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें आना है। पूरी टीम आएगी। निशा ने शालीन मुस्कान के साथ हाँ कर दी। शादियां उसे अब एक याद की तरह चुभती थी, पर वह अब चुभन से नहीं डरती थी। शादी समारोह शुरू हो चुका था। लाइटों की चमक, हंसी ठिठोली, पंडाल की सजावट, सब कुछ वैसा ही था जैसा निशा ने कभी अपने सपनों में देखा था। वो अपने सहकर्मियों के साथ एक कोने में बैठी थी जब अचानक एक परिचित सी आवाज ने उसके कानों में दस्तक दी। पानी देना जरा। उसने अनजाने में पलटकर देखा और सामने निशांत खड़ा था। वक्त वहीं रुक गया। दुनिया की सारी आवाजें बंद हो गई। हवा जैसे भारी हो गई थी। निशांत, उसी तरह का चेहरा, पर अब कुछ बूढ़ा, थका सा, पर वो जिंदा था। जिंदा, जबकि उसे तो मरा हुआ बताया गया था। निशा चुपचाप उठी और धीरे से उसके पास पहुंची। नजरें मिली और निशांत भी सन रह गया। तुम जिंदा हो? निशा की आवाज कांप रही थी। निशांत ने नजरें फेर ली, फिर कहा, मुझे तो यही बताया गया कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। माँ ने कहा था कि बीमारी में तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। निशा की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी। तुम्हें एक बार भी शक नहीं हुआ? एक बार भी नहीं सोचा कि वो औरत जो दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी, वो तुम्हें बीमारी में छोड़ सकती है? निशांत चुप,
निशा ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने कहा, मैं मनहूस हूं, मेरी वजह से तुम्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ, मुझे मेरी माँ के घर भेज दिया गया। और कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा, निशांत मर गया। निशांत जैसे पत्थर में बदल गया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, केवल पछतावे की आग में जलती आंखें। हम कुछ दिनों बाद तुमसे मिलने तुम्हारे घर आए तो तुम्हारा परिवार वो घर छोड़कर जा चुका था। लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें कुछ नहीं पता। तुम लोग कहाँ गए? जब तुम्हारे बारे में पूछा तो कहा हमें कुछ नहीं मालूम। मैं अपने परिवार के साथ वापस लौट गई। निशा ने आगे कहा, मेरे पास तुम्हारा एक बेटा है। निशांत के चेहरे पर फिर एक झटका। क्या? मेरा बेटा? हाँ, तुम्हारा बेटा, जो मेरे साथ भूखा सोया, मेरे आंसुओं के साथ बड़ा हुआ और जिसकी नींदें मैंने नौकरी के बीच झूले में झुलाते हुए सुलाई। पर अब वो सिर्फ मेरा बेटा है, क्योंकि तुमने कभी पलटकर देखा ही नहीं। निशांत की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं जानता था निशा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वापस चलो, बेटे को उसका पिता मिल जाए, परिवार फिर से पूरा हो जाए। निशा ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, जिस घर ने मुझे मनहूस कहकर निकाला, मैं वहां कभी लौटना नहीं चाहती। जिस पति ने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, मैं अब उसकी पत्नी कहलाना नहीं चाहती। हम दोनों जिंदा हैं, यही काफी है। अब तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग, मेरी बेटी की मुस्कान से होकर जाता है। निशा पलटकर चली गई। नजरें सब घूर रही थी, लेकिन अब वो किसी नजर की मोहताज नहीं थी। उसके कंधे पर उसका पर्स था और दिल में उसका आत्मसम्मान। आज उसका अतीत उसके सामने खड़ा था, लेकिन वो उसकी पकड़ से बहुत आगे निकल गई थी। शादी के बाद के अगले कुछ दिन निशांत के लिए बेचैनी से भरे थे। वो खुद को शीशे में देखता तो एक चेहरा दिखाई देता, एक अपराधी का जिसने जाने अनजाने उस औरत के जीवन को बर्बाद कर दिया था जो उससे निस्वार्थ प्रेम करती थी। वो बार बार सोचता, अगर मैंने एक बार पूछ लिया होता, अगर मैं अपनी माँ के शब्दों पर आंख बंद करके विश्वास न करता। कुछ दिन बाद निशांत ने निशा के घर का पता ढूंढ निकाला। दरवाजा उसके बेटे ने खोला, लगभग 8 साल का, आंखों में जिज्ञासा और मासूमियत। बेटा, मैं। निशांत की आवाज कांप रही थी। मम्मा घर में नहीं है, आप कौन है? लड़के ने सीधा सवाल किया। मैं तुम्हारा पापा हूँ। निशांत की आंखों में आंसू भर आए। लड़का थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे पापा तो कभी आए ही नहीं, मेरी मम्मा ही मेरी सब कुछ है। जब निशा लौटी और दरवाजे पर निशांत को देखा तो उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, केवल संयम था। तुम क्यों आए हो? निशा, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन क्या अब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता? हम फिर से एक परिवार बन सकते हैं। मैं तुम्हें और बेटे को अपनाना चाहता हूँ। निशा ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुमने मुझे तब नहीं चाहा जब मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ थी। तुमने तब विश्वास नहीं किया जब मैं रातों को जाग जाग कर तुम्हारी सेवा करती थी। तुमने मुझे तब नहीं रोका जब मुझे बिना कसूर के मनहूस कहकर निकाल दिया गया। अब मैं उस घर नहीं लौट सकती जहां मेरी जगह सिर्फ एक शक और अपमान थी। अब मेरा घर मेरा बेटा है, मेरी मेहनत है, मेरी पहचान है। निशांत ने बेटे से मिलने की बात की। मैं उसका पिता हूं, मुझे अधिकार है। निशा ने कहा, अधिकार जन्म से नहीं, साथ से मिलता है। तुमने जन्म दिया, पर मैंने हर रात उसे सीने से लगाकर सुलाया है। उसके बुखार में घंटों बैठी रही हूं। अब वो मुझे माँ भी कहता है और पापा भी। निशांत चुप हो गया। उसके हाथ नीचे गिर गए। वो समझ चुका था, वो अपनी गलती से एक पूरा जीवन हार चुका था। क्या कभी माफ कर सकोगी? उसने पूछा। निशा ने बहुत शांत स्वर में कहा, माफ कर दूंगी, पर साथ नहीं दूंगी। निशांत पलटकर चल पड़ा, धीमे पछतावे से भरे कदम। निशा ने दरवाजा बंद किया और बेटे को सीने से लगा लिया। उसने उसे माथे पर चूमा और कहा, अब कोई और तुम्हें अपना कहे, उससे पहले मैं तुम्हें सिखा दूंगी, खून से नहीं, दिल से, साथ से रिश्ते बनते हैं। घर की छत पर शाम का सूरज उतर रहा था। निशा और उसका बेटा दोनों चाय बिस्किट के साथ बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, पर निशा के दिल में एक सुकून की गर्माहट थी।
कुछ दिन पहले जो तूफान आया था, निशांत की वापसी का, अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो थी उसके बेटे की परिपक्वता। बच्चा जो अब सिर्फ बच्चा नहीं रहा। एक शाम निशा ने बेटे से पूछा, तुम्हें सच में जानना है कि वो आदमी कौन था? बेटे ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे सब समझ में आ गया है मम्मा। मैंने आपकी आंखों में देखा जब वो दरवाजे पर आया था। वो इंसान आपका कुछ नहीं था, क्योंकि जिसने आपको दर्द दिया हो वो मेरा कुछ नहीं हो सकता। निशा की आंखें भर आई। बेटा, वो तुम्हारे पिता है, खून का रिश्ता है। लड़के ने तुरंत जवाब दिया, खून से रिश्ता नहीं होता मम्मा। जो हर दर्द में साथ रहे वही अपना होता है। और मेरे लिए आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे पापा, और आप ही मेरा भगवान। उस रात निशा बेटे को सुलाते हुए बिस्तर के पास बैठी रही। उसने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कहा, मैंने सब खो दिया था, पर तू मुझे मिला। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे भरोसे ने मुझे फिर से जीना सिखाया है। वो रिश्ता जो एक स्त्री और उसकी कोख के बीच था, अब एक वचन में बदल चुका था। दोनों एक दूसरे की ताकत थे, एक दूसरे की दुनिया। निशांत कुछ दिनों तक शहर में ही रुका। शायद उम्मीद थी कि निशा का मन बदल जाए, शायद बेटा एक दिन दौड़कर उसके गले लग जाए। लेकिन वक्त सब कुछ साफ कर चुका था। एक शाम वो फिर आया। आखिरी बार, निशा, मैं हार गया। तुम्हारी चुप्पी ने मेरे सारे जवाब छीन लिए। मैंने उस समय तुम्हें खो दिया था जब तुम मेरी थी। अब तुम्हारे पास सब कुछ है और मैं सिर्फ खाली हाथ हूँ। निशा ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में दया थी, लेकिन कोई उम्मीद नहीं। जो प्रेम विश्वास नहीं बन सका, वो पछतावे से सम्मान नहीं पा सकता। उसने कहा। निशांत ने एक आखिरी बार बेटे की ओर देखा, लेकिन बेटा खड़ा रहा, माँ की उंगली थामे, अडिग, दृढ़। कई पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले इस सब का तमाशा बना रहे थे। कुछ फुसफुसा रहे थे, इतनी जिद क्यों? पुरुष तो गलती कर ही देते हैं। बच्चे की भलाई के लिए साथ रह लेती। निशा ने पहली बार सबके सामने कहा, गलती माफ की जा सकती है, पर अपमान नहीं। औरत केवल सहने के लिए नहीं होती, वो भी इंसान है। उसके आत्मसम्मान का भी मूल्य है। जिस समाज को केवल औरत की सहन शक्ति दिखती है, उसे उसकी शक्ति भी देखनी चाहिए। निशांत चला गया, चुपचाप, थका हुआ, और शायद जिंदगी भर के लिए टूट चुका था। निशा ने अपने बेटे को गले लगाया और खिड़की से बाहर झांका। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। रोशनी की बौछार उसके चेहरे पर पड़ी। बेटा बोला, मम्मा, हम बहुत स्ट्रोंग है ना? निशा मुस्कुराई। हम सबसे स्ट्रोंग है बेटा, क्योंकि हम सच के साथ हैं। यह कहानी एक स्त्री की नहीं, हर उस स्त्री की है जो अपने आत्मसम्मान को अपने रिश्तों से बड़ा मानती है, जो टूटकर भी उठती है और उठकर दूसरों को थामती है। वर्षों बीत चुके थे। वो छोटे से किराए के मकान की सीलन भरी दीवारें अब बीते हुए जमाने की कहानी थी। अब निशा एक स्वावलंबी महिला थी, एक आईटी कंपनी की प्रोजेक्ट हेड, जिसके पास न केवल पद था बल्कि समाज में सम्मान भी था। उसके घर की दीवारों पर अब तस्वीरें थी, बेटे की स्कूल प्रतियोगिताओं की ट्रॉफियां, उसकी हंसी में खिलता बचपन, और एक तस्वीर जिसमें निशा खड़ी है, अकेली लेकिन बेहद पूरी। एक कार्यक्रम, एक मंच और एक स्वर। एक महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में उसे आमंत्रित किया गया। मंच पर बैठी स्त्रियां डॉक्टर थी, वकील थी, ऑफिसर थी, और उनके बीच निशा भी थी। माइक पर जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने एक गहरी सांस ली, मानो सालों की चुप्पी अब शब्द बनकर बहने को तैयार थी। मैं एक ऐसी औरत हूं जिसे कभी मनहूस कहा गया, जिसे एक बीमार पति के बोझ का नाम देकर घर से निकाल दिया गया, जिसके आंगन में शादी के 2 दिन बाद ही तानों का अंधेरा था। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ, न किसी की पत्नी, न बहू, न बोझ। मैं अब एक पहचान हूँ, और वो पहचान मैं खुद हूँ। मेरे पास एक बेटा है जिसे मैंने अकेले पाला, लेकिन आज वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने रिश्तों की आड़ में छिपे फरेब देखे, लेकिन खुद की सच्चाई के साथ
जीना सुना। मैंने सीखा कि जो औरत खुद को स्वीकार कर ले वो दुनिया से किसी स्वीकृति की मोहताज नहीं होती। तालियों की गूंज में न केवल सम्मान था बल्कि उस हर औरत की आवाज थी जो सालों से चुप थी। वहां नीचे बैठा उसका बेटा तालियां बजा रहा था। अब वो किशोर था, समझदार और संवेदनशील। उसने मन से उतरती निशा से कहा, मम्मा मुझे तुम पर गर्व है। तुम सिर्फ मेरी माँ नहीं, तुम मेरी हीरो हो। निशा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। अब यह सफर अकेले नहीं, बराबरी में साथ चलने वाला का था। निशा ने अब अपने शहर में एक स्वयंसेवी संस्था शुरू की थी जहां वो उन स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती थी जो हालात से टूटी थी लेकिन झुकना नहीं चाहती थी। हर दिन एक नई औरत उसकी कहानी सुनती और अपनी कहानी फिर से लिखने की हिम्मत पाती। मैं अब किसी की पहचान का हिस्सा नहीं, मैं अपनी पहचान खुद हूँ। मैं निशा हूँ, एक स्त्री, एक माँ, एक योद्धा। ये कहानी केवल निशा की नहीं, हर उस औरत की है जो टूटने के बाद भी खड़ी हुई, जो अकेली थी लेकिन कमजोर नहीं पड़ी। क्योंकि जब एक स्त्री खुद को पहचान लेती है तो पूरा समाज उसके कदमों की आवाज सुनने को मजबूर हो जाता है। यह कथा सिर्फ निशा की नहीं, हर उस औरत की कहानी है जो आज भी चुपचाप समाज की बेरहम सोच से लड़ रही है और अपनी चुप्पी को आवाज में बदलने का इंतजार कर रही है। अंततः यह कहानी आत्मसम्मान की जीत, एक माँ के प्रेम की गहराई और समाज की सोच को चुनौती देने वाली स्त्री शक्ति की एक अद्भुत मिसाल है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।